दोस्तों, आज आप सुनेंगे इब्ने सफ़ी के मशहूर नावल खून का उजाला का दूसरा और आखिरी भाग। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं सुना है तो उसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। खून का उजाला। सारे हवेली वाले मेन गेट के नज़दीक ही इकट्ठे थे और सबके चेहरों पर डर छाया हुआ था। विनोद को देखते ही लोग एक तरफ हट गए। तब इन लोगों को लकड़ी का एक क्रेट वहाँ रखा दिखाई दिया। उसका एक तख्ता हटा हुआ था और अंदर एक लाश पड़ी थी जिसके गले पर रस्सी के निशान थे। उसकी रगें फूली हुई थीं। कुंवर जोर से चिल्लाए, रणबीर! फिर वो दोनों हाथों से सर थामकर वहीं बैठ गए और बड़बड़ाने लगे। अब इस लाश का भी पोस्टमार्टम होगा। तीनों की अर्थियां एक साथ हवेली से बाहर निकलेंगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये संदूक यहाँ कैसे आया? विनोद ने लोगों से पूछा। जी, कार से, एक नौकर ने आगे बढ़कर बताया। मुझे पूरी बात बताओ। एक कार अंदर दाखिल हुई थी साहब, और जहां आप खड़े हैं वहीं रुक गई थी। जब कोई कार अंदर आती है तो सामान उतारने की ड्यूटी किसकी होती है? जी, मेरी, एक दूसरे नौकर ने आगे बढ़ते हुए कहा। जब कार अंदर आई तो तुम कहाँ थे? जी, मैं पोर्टिको में बैठा हुआ था। कार रुकती देखकर मैं कार की तरफ दौड़ा। उधर से बिंदु भी आया। कहते हुए उसने पहले वाले नौकर की तरफ इशारा किया। कार से यह संदूक किसने उतारा था? जी, संदूक डिक्की में नहीं था बल्कि कार के ऊपर रखा हुआ था। जब हम दोनों कार के नज़दीक पहुँचे तो ड्राइवर ने संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें कुंवर साहब के लिए मछलियाँ हैं। तो हम लोग संदूक उतारने लगे। संदूक उतारते टाइम तुम्हें वज़न का एहसास नहीं हुआ था? हुआ था साहब, बदबू भी आई थी, लेकिन ड्राइवर ने ये कहकर हमें संतुष्ट कर दिया कि मछली की बदबू है, और ये भी कहा था कि बड़ी मछली का शिकार हुआ है। उसने भी संदूक उतारने में हमारी मदद की थी। फिर उसने कार बैक करी और वो चला गया। फिर तुम लोगों ने इसे खोला कब? इसे नीचे रखते ही बदबू से हम लोगों का दिमाग फटने लगा था साहब। इसलिए बिंदु ने उस नौकर को बुलाया जो बाहर से आए हुए तोहफे रखता है। वो आया, उसके साथ 2 आदमी और थे। जब उन्होंने संदूक को उठाना चाहा तो ठिठक गए। 2-4 आदमी और आ गए और किसी ने कहा कि इसमें लाश है। ये बात किसने कही थी कि इसमें लाश है? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विनोद ने कड़े स्वर में पूछा, क्या किसी को याद नहीं कि लाश वाली बात किसने कही थी? जवाब में वही खामोशी छाई रही। ठीक है, जब किसी को याद आए तो मुझे बता देना। आगे क्या हुआ? संदूक का ढक्कन हटाने पर हमारे मुंह से चीख निकल गई और एक नौकर कुंवर साहब को सूचना देने भागा। पूरी हवेली में ये खबर फैल गई। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया कि नहीं? पता नहीं साहब, रणजीत बाबू तो है नहीं, वही फ़ोन किया करते थे। किसी ने उस कार का नंबर देखा था? उसकी ज़रूरत नहीं साहब, हम उस गाड़ी को पहचानते हैं, कई नौकरों ने एक साथ कहा। किसकी गाड़ी थी? सेठी साहब जज की, लेकिन ड्राइवर उनका मालूम नहीं होता था। विनोद ने हमीद को संकेत किया और हमीद कुंवर के ऑफिस में आया। उसने सेठी का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से सेठी ने ही फ़ोन उठाया था। हमीद ने कहा, मैं कुंवर अमर सिंह की हवेली से बोल रहा हूँ। कौन हो तुम? कुंवर साहब कहाँ हैं? उधर से पूछा गया। वो बाहर लॉन में हैं। आपने कुंवर साहब के लिए मछलियाँ भिजवाई थी? हाँ, और अभी तक मेरी कार भी लौट कर नहीं आई है। आपकी कार यहाँ आई थी, उस पर से एक क्रेट उतारा गया था, लेकिन उसमें से मछलियाँ नहीं बल्कि एक लाश बरामद हुई है। क्या? सेठी बुरी तरह से दहाड़ा। हमीद ने रिसीवर पर हाथ रख कर उसे छत की ओर कर दिया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसे चौंकना पड़ा क्योंकि दरवाजे पर उसे तरुण खड़ी नजर आई थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, होठों पर पपड़ियाँ जमी थीं, बाल बिखरे थे और वो सालों की बीमार नजर आ रही थी। उसने हमीद से पूछा, क्या जज साहब अपनी कोठी पर हैं? हाँ हैं। लाइए, फ़ोन मुझे दीजिए। लेकिन हमीद ने फ़ोन उसे देने के बजाय माउथ पीस खुद मुँह से लगा लिया। उधर से अब भी सेठी की गर्जना सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे, कुंवर, कुंवर। हमीद ने कहा, मैं कैप्टन हमीद बोल रहा हूँ, यहाँ पुलिस ऑफिसर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कहकर उसने फ़ोन काट दिया और तरुण से बोला, आप जज साहब से क्या बात करने वाली थी? तरुण ने झल्लाकर कहा, आपने फ़ोन क्यों काट दिया? मैं उनसे सुरेश के बारे में। क्या मिस्टर सुरेश उनके लड़के हैं? नहीं, भतीजे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सुरेश को फंसाया जा रहा है। सुरेश इस समय कहाँ होगा? तरुण ने हाथ मलते हुए कहा, सुरेश पागल है एकदम, उसका दिमाग खराब हो गया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। एक नौकर ने मुझे बताया है कि जज साहब की कार लेकर जो आदमी आया था वो सुरेश ही था। हमीद ने चौंकते हुए कहा, क्या? उनका नाम तो किसी ने नहीं बताया।
क्या हवेली में उन्हें कोई नहीं पहचानता? अब मैं क्या बताऊं आपको, वो मेरा बहुत ही वफादार है, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। उसने सुरेश को पहचान लिया था, उसने नकली दाढ़ी मूंछ लगा रखी थी, और इसके बाद भी आप कहती हैं कि सुरेश को फंसाया जा रहा है। आखिर उसे मेकअप में आने की ज़रूरत ही क्या थी? और क्या वो इतना नासमझ है कि लाश की बदबू और मछली की बदबू में फ़र्क नहीं कर सकता? जज साहब के ड्राइवर का क्या हुआ? वो क्रेट उसे किसने दिया था? मुझे तो पहले से ही सुरेश पर शक था, और सच कहूँ तो सिर्फ सुरेश पर ही नहीं, मुझे तो आपके ऊपर भी संदेह है। और अभी तक आपने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने कल रात आपसे पूछा था कि क्या आपको यकीन है कि जालिम सिंह को महेंद्र सिंह ने कत्ल किया है, लेकिन उत्तर अधूरा रह गया था। अब मैं पूरा उत्तर सुनना चाहता हूँ। क्या आप मेरी लाश भी देखना चाहते हैं? तरुण ने डरे हुए स्वर में कहा। आपकी रक्षा का जिम्मा मेरे ऊपर है। मैं कुछ नहीं जानती। इतना कहकर तरुण ने पीछे की तरफ देखा। अचानक वो लहराई और फर्श पर गिर पड़ी। हमीद तेजी से बाहर निकला तो उसे कॉरिडोर में कर्नल विनोद, कुंवर अमर सिंह और सुरेश नजर आए। वो तेजी से विनोद के पास आया। विनोद ने पूछा, क्या तुमने सेठी साहब को सूचना दे दी? हाँ, वो पहुंचने ही वाले हैं। 1 मिनट कर्नल, मैं आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। विनोद वहाँ से एक कोने में चला गया और हमीद ने धीरे धीरे अपनी और तरुण की सारी बातें दोहराने के बाद कहा, क्या अब भी सुरेश निर्दोष ही समझा जाएगा? सुरेश ने ये बात मान ली है कि कार वही लाया था, विनोद ने कहा। क्या उसे पता था क्रेट में लाश है? नहीं हमीद। ओह, क्या वो इतना ही नादान है? देखो, मैंने अभी उससे खुलकर बात नहीं की है, इसलिए यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता। इतना कहकर विनोद कुंवर की तरफ बढ़ गया। कुंवर बुरी तरह से बौखलाए हुए थे। बार बार माथे से पसीना पहुँचते थे और आंसू भी साफ करते जाते थे। विनोद ने उनसे कहा, रणजीत की खबर लीजिए कुंवर साहब। मुझे खतरा है कि कल तक कहीं हमें उसकी लाश भी ना देखनी पड़े। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कर्नल साहब। 18 घंटे में 3 लाशें। हे भगवान, मैं क्या करूं? हमीद ने विनोद के कान से मुँह लगाकर कहा। तरुण अंदर बेहोश पड़ी है। विनोद जल्दी से हमीद के साथ उसी कमरे की ओर बढ़ा। उसी समय हमीद ने उस कमरे से एक स्ट्रेचर निकलते हुए देखा, जिसे कुछ नौकरानियां उठाए हुए थीं। कुछ दूसरी औरतें भी साथ में थीं, जिनमें चंचल भी थी। हमीद ने लपक कर उसे रोका और पूछा, आप लोगों को ये सूचना कैसे मिली? हम लोग तरुण को तलाश कर रहे थे कि अचानक वो कहीं गायब हो गई। खोजते हुए जब हम यहाँ आए तो वो हमें कमरे में फर्श पर पड़ी नजर आई। हमने होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसे होश नहीं आया। अब हम इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। भाग 2। तारागढ़ की हवेली में वो रात प्रलय की रात थी, इसलिए कि एक साथ 3 अर्थियां उठाई गई थीं, और करीब आधी रात को जब सब लोग श्मशान घाट से लौट रहे थे तो हर कोई डरा हुआ था। कुंवर की दशा सबसे खराब थी। सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि रणजीत अभी तक लापता था। पुलिस उस बूढ़े अब्राहम को तलाश कर रही थी जिसने कुंवर को धमकियां दी थीं, और हमीद सुरेश की तलाश में था। विनोद का कहीं पता नहीं था। हमीद लौटा तो सबके साथ ही, लेकिन फिर चुपचाप बाहर निकल गया। उसे ये खबर मिली थी कि तरुण अभी तक बेहोश है और हॉस्पिटल में ही पड़ी हुई है। उसे यकीन था कि सुरेश भी वहीं कहीं आसपास ही होगा। 2 बार ऐसा हो चुका था कि उसने तरुण से कत्ल के बारे में कुछ जानना चाहा था, लेकिन दोनों बार असफल रहा था। पहली बार वो चोट खाकर खुद ही बेहोश हो गया था, और दूसरी बार तरुण बेहोश हो गई थी। उसे पूरा यकीन था कि तरुण धमकियों और हत्याओं के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जानती है, और सुरेश का भी इन सारी बातों से कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो बस इतना ही मालूम हो सका कि तरुण अभी तक बेहोश है। उसे देखने के लिए सिर्फ औरतें ही अब तक आई थीं, कोई भी पुरुष नहीं आया था। इस लंबी बेहोशी का कारण कोई दुर्घटना या स्नायु की कमजोरी नहीं था, बल्कि मॉर्फिन का इंजेक्शन था, जिसका प्रभाव नष्ट होने में अभी 24 घंटे की देर थी। हमीद को निराशा तो ज़रूर हुई, लेकिन उसने भी निश्चय कर रखा था कि वो सुरेश से ज़रूर मिलेगा। इसलिए उसने एक टैक्सी पकड़ी और सेठी साहब की कोठी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे कैफ़े स्वीट ड्रीम का बोर्ड नज़र आया। 1 बज चुका था। उसने सोचा कि कॉफ़ी पीकर ही चलना उचित होगा। उसने कैफ़े के दरवाजे के पास टैक्सी रुकवाई, ड्राइवर को पैसे दिए और कैफ़े में दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसे ऐसा लगा जैसे अभी ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 बजे हों। कैफ़े की बाहर पूरे उफान पर थी। बैठे हुए लोगों में से अधिकतर विदेशी ही नज़र आ रहे थे। उसने अपने लिए कोने की एक मेज़ चुनी और कॉफ़ी का ऑर्डर देकर पाइप सुलगाने लगा। जब वेटर कॉफ़ी लेकर आया तो उसने पूछा, क्या ये कैफ़े पूरी रात खुला रहता है? जी हाँ सर। यहाँ पर बार भी है? जी हाँ। यहाँ विदेशी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है?
जी वो इसलिए क्योंकि यहाँ तारागढ़ में टूरिस्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों, ये कोई हिस्टोरिकल जगह तो है नहीं? जी असल में जंगल और शिकार का शौक विदेशियों को यहाँ खींच लाता है। ओह, यहाँ पर पहाड़ियाँ भी तो हैं ना? जी हाँ, नज़दीक ही हैं। तब तो स्मगलिंग का धंधा भी होता होगा यहाँ। मुझे नहीं पता साहब, वेटर ने कहा और चला गया। हमीद कॉफ़ी की घूंट लेते हुए हॉल का निरीक्षण भी करता जा रहा था और आसपास बैठे लोगों की बातें भी सुन रहा था। इस समय वो नाक वाले स्प्रिंग के मेकअप में था। अधिकतर लोग हवेली में होने वाली हत्याओं के ही बारे में बातें कर रहे थे। अचानक वो ज़ोर से चौंक पड़ा क्योंकि सुरेश हॉल में दाखिल हो रहा था। उसके साथ वो ट्रेन वाला झक्की बूढ़ा भी था, लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि वो दोनों उसे पहचान नहीं सकेंगे। और ये संयोग ही था कि उन दोनों ने हमीद के पीछे वाली ही टेबल चुनी, जिससे कि हमीद उनकी बातें साफ तौर पर सुन सकता था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर बूढ़े ने कहा, फिर क्या करोगे? सोचता हूँ भाग जाऊँ, सुरेश ने कहा। ये तो कायरता होगी। क्या तुम्हें फिर कोई धमकी मिली है? नहीं, लेकिन मुझे इसका यकीन है कि जब घर पहुँचूंगा तो खून का उजाला नजर आएगा। तुम्हें मालूम है कि पुलिस मुझे तलाश कर रही है, सुरेश ने जवाब दिया। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि पुलिस मुझे तलाश कर रही है। ये पुलिस वाले भी अजीब घावड़ हैं। रंजीत गायब है, उसे तलाश करने की बजाय हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? अकारण तो तुम पड़े हो रंजीत के पीछे, सुरेश ने बूढ़े से कहा। बूढ़ा जहरीले स्वर में बोला, अकारण? वो हरामी है, और मेरी ये बात याद रखना कि हरामी अपने हरामीपन से बाज नहीं आता। रंजीत ने जो कुछ किया है उसे सिर्फ मैं जानता हूँ। आखिर वो चला कहाँ गया होगा? मैं नहीं जानता। अच्छा, क्या तुम्हें यह पता है कि कर्नल विनोद भी यहाँ आ गया है? सुरेश ने पूछा। मैं तो ये बात पहले से ही जानता था, क्योंकि जब मैं तारागढ़ आ रहा था तो उसका असिस्टेंट कैप्टन मेरे ही साथ यहाँ आया था। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? सुरेश ने पूछा। बच्चे? मेरा कोई बच्चा नहीं है। जो लड़का मेरे बच्चे के रूप में प्रसिद्ध था वो तो असल में ठाकुर की औलाद था। तुम अपने किसी लड़के को पहचानते हो? नहीं, मैंने 15 सालों से उन्हें नहीं देखा है। क्या वो हवेली में रहते हैं? बूढ़ा झल्लाकर बोला। नर्क में रहते हैं। तुम उनकी बातें मुझसे मत किया करो। मैं जा रहा हूँ और तुम्हें एक उपदेश देता जा रहा हूँ कि 24 घंटे तक तारागढ़ को छोड़ना मत। इतना कहकर वो खड़ा हो गया। सवेरे मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चाचा जी ने कहा है कि वो लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम गिरफ्तार कर लिए गए तो तुम्हारे हक में अच्छा ही होगा, बूढ़े ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुरेश ने अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई और फिर कॉफ़ी पीकर उठने ही वाला था कि हमीद ने नाक से स्प्रिंग निकाली और उठकर उसकी टेबल पर आ गया। सुरेश उसे देखते ही चौंक कर खड़ा हो गया। आप? हाँ, मैं तुम्हारी तलाश में तारागढ़ की सड़कें नाप रहा था। क्यों, क्या गिरफ्तारी का वारंट लाए हो? नहीं, मैं तुमसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। पूछो, पहले बैठ जाओ। और अब ये बताओ कि तुम्हें वो क्रेट किसने दिया था? किसी ने नहीं। तुम जज साहब की कोठी से कार लेकर चले थे? जी नहीं। तो फिर? देखिए, बात ऐसी है कि रात में देर से घर पहुंचा था, नींद नहीं आई मुझे। सवेरा होते ही मैं बाहर निकला और टैक्सी करके झील की तरफ चला गया जहां मछलियों का शिकार होता है। वहीं टहलता रहा कि अचानक मुझे वही आदमी दिखाई पड़ गया जिसकी तलाश में मैं कई दिनों से था। कौन आदमी? मैं नहीं जानता कि वो कौन है। बस एक बार मैंने अपनी आंखों से उसे खाई पार करके 4 दीवारी से हवेली में दाखिल होते देखा था। हवेली के अंदर तुमने उसे कभी नहीं देखा? हमीद ने पूछा। जी नहीं। क्या तुमने ये बात तरुण को बताई थी? जी नहीं। तो क्या तुम उस आदमी को सिर्फ इसलिए ढूंढते फिर रहे थे कि उससे ये पूछो कि वो इस तरह से हवेली में क्यों दाखिल हुआ था? ये भी बात थी और इसके साथ एक दूसरी बात भी थी। परसों रात को मैंने उसी आदमी को रणबीर सिंह, जालिम सिंह और महेंद्र सिंह के साथ यहाँ के एक ऐसे होटल में देखा था जो अय्याशियों का अड्डा है। तुम उस होटल में क्या करने गए थे? अरे, उसी आदमी का पीछा करता हुआ गया था। वो सब होटल के जिस कमरे में गए उसी कमरे में मैंने थोड़ी देर बाद 3 सुंदर लड़कियों को भी दाखिल होते देखा था। फिर मैं वहाँ से ये सोचकर वापस आ गया कि बाद में उन तीनों में से किसी एक से उस आदमी के बारे में पूछ लूँगा, लेकिन मौका ही नहीं मिला और वो तीनों ही मौत के घाट उतार दिए गए। उस आदमी का हुलिया क्या था? साधारण आदमियों जैसा ही है, बस अंतर इतना है कि देखने में वो अपाहिज मालूम होता है। अच्छा, तो वो आदमी तुम्हें झील पर दिखाई दिया था? जी हाँ, थोड़ी दूर तक मैं उसका पीछा करता रहा। फिर मुझे एक जगह जज साहब की कार खड़ी नज़र आई। मैं उस आदमी का पीछा छोड़कर कार की तरफ बढ़ा। कारण ये था कि कार के नज़दीक ही मुझे ड्राइवर ज़मीन पर पड़ा हुआ नज़र आया था।
जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो चौंक पड़ा, क्योंकि ड्राइवर एक हाथ से अपना दूसरा हाथ पकड़े हुए बुरी तरह से कराह रहा था। उसके हाथ में सख्त चोट आई थी, हाथ की हड्डी उखड़ गई थी और कोहनी फट गई थी। उसने बताया कि वो गाड़ी खड़ी करके झील की तरफ जा रहा था कि किसी ने उसे बड़े ज़ोर का धक्का दे दिया था, इसीलिए वो गिर गया था और उसे वो चोटें आई थीं। अच्छा, कार पर क्रेट कब रखा गया था? हमीद ने पूछा। ड्राइवर का बयान है कि उसके चोट खाने के बाद क्रेट कार पर रखा गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद कुछ दूसरे लोग वहां आए और उन्होंने पहले वाला क्रेट हटाकर उसकी जगह दूसरा क्रेट रखा। ड्राइवर अपनी चोट से परेशान था, इसलिए उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, और फिर उसे क्या पता था कि इस तरह का कोई घपला किया जा रहा है। जब उसने मुझे देखा तो गिड़गिड़ाकर कहने लगा कि मछली का ये क्रेट मैं हवेली तक पहुंचा दूं, क्योंकि ये जज साहब की आज्ञा है। मुझे ड्राइवर पर तरस भी आया और ये भी ख्याल आया कि कार घर तो पहुंचनी ही है। ड्राइवर इस लायक नहीं है कि ड्राइव कर सके। अगर उसका काम मैं कर दूंगा तो कोई छोटा तो हो नहीं जाऊंगा, इसीलिए मैं तैयार हो गया था। और वो आदमी, वो कार से काफ़ी दूर खड़ा कार की ही तरफ देख रहा था, लेकिन अब मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं था। मैंने सहारा देकर ड्राइवर को उठाया, उसे कार पर बैठाया और खुद स्टीयरिंग संभाल कर वहाँ से रवाना हो गया। रास्ते में मैंने ड्राइवर को हॉस्पिटल के पास उतार दिया और फिर हवेली की तरफ बढ़ गया। रास्ते में मुझे ध्यान आया कि मुझे हवेली के अंदर नहीं जाना चाहिए, और वो भी मछलियाँ लेकर। अब ये मेरी किस्मत की खराबी थी कि मैंने बाजार से एक नकली दाढ़ी और मूंछ खरीद कर अपने चेहरे पर लगा ली। मैंने तो ऐसा इसलिए किया था कि हवेली में कोई मुझे पहचान ना सके, लेकिन उससे लोगों को मेरे ऊपर और ज़्यादा शक हो गया। अच्छा, फिर कार का क्या हुआ? कार मैंने कोठी पर पहुंचा दी थी। इस समय वो ड्राइवर कहाँ मिलेगा? उसे जब ये पता चला कि क्रेट में मछलियों के बजाय लाश थी, तब से वो गायब है। ड्राइवर को ये कैसे पता चला कि क्रेट में लाश थी? मैं उसे दोबारा मिला था और मैंने ही उसे वो बात बताई थी। क्या वो उन लोगों को पहचान सकता है जिन्होंने पहला क्रेट उतार कर दूसरा क्रेट लादा था? जी हाँ, उनमें वो एक अपाहिज आदमी भी था जिसकी मुझे तलाश थी। अच्छा ठीक है, ये अभी जो बूढ़ा तुम्हारे साथ था, ये कौन है? ये रियासत का पुराना सेक्रेटरी है, यहूदी है, लेकिन चेहरे से तो हिंदुस्तानी मालूम होता है। कई पुश्तों से उसका ख़ानदान हिंदुस्तान में ही रह रहा है। उसका नाम क्या है? अब्राहम। क्या वो हवेली में ही रहता है? जी नहीं, वहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं रह सकता। वैसे मैंने कभी कभी उसे अपनी कोठी की तरफ से आते जाते देखा है। हो सकता है वहीं कहीं आसपास रहता हो। तुमने उसके असली ठिकाने का पता लगाने की कोशिश नहीं की? जी नहीं, उसकी कोई ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई, इसीलिए मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ा। अभी फ़िलहाल तुम्हें ये बूढ़ा कहाँ मिला था? वो तो अचानक रास्ते में मिल गया था। और फिर उसने तुमसे चाय पीने की फरमाइश की? अरे नहीं, मैंने खुद ही उससे कहा था कि वो मेरे साथ चाय पिए, क्योंकि मुझे उससे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। इतनी रात को सड़क पर खड़े होकर बातें करना मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं उसे यहाँ कैफ़े में लाया था। और वो ज़रूरी बातें क्या थीं? यही कि पुलिस हम दोनों को तलाश कर रही है, हमीद ने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मुजरिम के दिल में तो सदा ही ये डर समाया रहता है। देखिए, आप जो चाहें समझें, लेकिन सच्ची बात यह है कि पुलिस को भ्रम हुआ है और वो हम दोनों के पीछे पड़ गई है। क्या तुम्हें किसी और पर संदेह है? मैं तो किसी पर संदेह नहीं करता, लेकिन वो बूढ़ा ज़रूर करता है। और सिर्फ संदेह ही नहीं, उसे यकीन है कि वो जानता है अपराधी कौन है। उसके हिसाब से कौन है अपराधी? रणजीत सिंह। अरे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि असली अपराधी खुद वही बूढ़ा हो और किसी दुश्मनी के कारण या अपनी जान बचाने के लिए रणजीत सिंह का नाम ले रहा हो। देखिए, वो सब मुझे नहीं पता। जितना मैं जानता था मैंने आपको बता दिया। इस टाइम वो बूढ़ा कहाँ मिलेगा, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, अब सिर्फ 2 सवाल और रह गए हैं। पहला ये कि तरुण किसी और से भी प्रेम करती थी या उसके जीवन में आने वाले तुम पहले पुरुष हो? आप मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कैप्टन साहब। नहीं, मैं सिर्फ अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। आप ही बताइए कैप्टन साहब कि ये बात मुझे कैसे मालूम हो सकती है कि मुझसे पहले तरुण किसी से प्रेम करती थी या नहीं। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा रहा होगा, लेकिन वैसे अगर उसने किसी दूसरे से प्रेम किया भी होगा तो भला मुझे क्यों बताएगी? मेरे ख्याल से औरतें इस तरह की बातें किसी से नहीं करती, बल्कि अगर वो रंगे हाथों पकड़ी भी जाएं तो भी वो उस बात का समर्थन नहीं करती। असल में तो नारी को समझना बहुत ही मुश्किल है कैप्टन साहब। अगर किसी पुरुष की खुशामद की जाए या उसकी झूठी तारीफ़ की जाए तो वो सोच भी सकता है कि उसे मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन नारी कुछ नहीं सोचती। वो अपनी तारीफ़ सुनकर खुश होती है। क्या आप नहीं जानते कि आज के ज़माने में सिर्फ अपनी मनपसंद एक साड़ी के लिए नारी अपने पति को भी धोखा दे देती है?
अपने माता पिता को धोखा दे देती है, सबसे झूठ भी बोल लेती है। सुरेश बोलता जा रहा था और हमीद बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि उसके बोलने का अंदाज ये बता रहा था जैसे किसी ने उसके दिल के तारों को छेड़ दिया हो, जिनके कारण वो भावनाओं के तूफान में बहा जा रहा हो। तभी अचानक बोलते बोलते उसके मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली, और ये इसलिए था क्योंकि उसके सिर पर चीनी की एक प्लेट टूटी थी। उसने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया, फिर एक ग्लास उसके सर पर पड़ा और छनाक के साथ टूटकर फर्श पर गिर गया। हमीद तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ा, क्योंकि उसने उस हाथ को देख लिया था जो मुख्य दरवाजे के पर्दे के पीछे से निकला था और जिसने ये दोनों बर्तन फेंके थे। सड़क पर पहुंचने के बाद उसे एक साया दिखाई दिया जो कि इस वक्त टैक्सी में बैठ रहा था। टैक्सी की टेल लाइट बुझी हुई थी, इसलिए हमीद नंबर नहीं देख सका और टैक्सी चल पड़ी। हमीद निराश होकर जब फिर से हॉल में आया तो सुरेश अपनी मेज़ पर नहीं था। उसने एक वेटर को इशारे से बुलाकर पूछा, इस मेज़ पर जो साहब बैठे थे वो कहाँ गए? जी ऊपर। ऊपर? क्या मतलब? अरे ऊपर का मतलब ऊपर होता है साहब। जब लोग यहाँ बैठे बैठे थक जाते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। क्या यहाँ पर ऐसे कमरे भी हैं? जी हाँ, और अब सिर्फ एक ही कमरा खाली है। ठीक है, वो साहब किस कमरे में मिलेंगे? ये तो हमारा सीक्रेट बिजनेस है सर जी। हमीद ने अपनी जेब से 10 रुपये का एक नोट निकाला। बेकार है साहब, 10,000 में भी नहीं बता सकता। इसलिए नहीं कि मैं इतना ईमानदार हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ऊपर कुल कितने कमरे हैं? 22। क्या ये बात यहाँ कोई नहीं जानता कि कौन किस कमरे में जाता है या गया है? जी नहीं, सिर्फ वही औरतें जानती हैं जो पुरुषों को ले जाती हैं। हम वेटरों को तो ऊपर जाने की परमिशन भी नहीं है। तो फिर तुमने ये बात कैसे कही थी कि बस एक ही कमरा खाली है? अरे साहब, ऊपर 22 कमरे हैं और हर एक कमरा एक एक लड़की के लिए है। नीचे 22 बल्ब हैं और हर बल्ब उस लड़की के नाम से है। जो कमरा भर जाता है उससे संबंध रखने वाला बल्ब नीचे जल जाता है। इस टाइम 21 बल्ब जल रहे हैं और एक बुझा हुआ है। जो बुझा हुआ है वो किस लड़की का है? फैनी का। और ये साहब जिस लड़की के साथ गए हैं उसका क्या नाम है? मिस डूड। हमीद की आंखें चमकने लगीं। उसने उंगलियों में दबा नोट वेटर को थमाया और हॉल से बाहर निकल आया। इस टाइम 3 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभी रात के कुछ ही घंटे बीते हों और पूरी रात बाकी पड़ी हो। उसने एक टैक्सी ली और सुरेश की कोठी की तरफ रवाना हो गया। सुरेश सेठी साहब की कोठी में ही रहता था। हमीद ने सोचा था कि कोठी के सामने किसी एक जगह पर रुककर सुबह होने का इंतज़ार करेगा और फिर जज साहब से सुरेश के बारे में जानकारी लेगा। उसे ये भी उम्मीद थी कि हो सकता है उस झक्की बूढ़े से भी मुलाकात हो जाए, क्योंकि सुरेश के बयान के अनुसार बूढ़ा जज साहब की कोठी के आसपास ही कहीं रह रहा था। वो उस बूढ़े को भी चेक करना चाहता था। जज की कोठी के सामने टैक्सी रुकवाकर वो उससे उतर गया। पूरी कोठी खामोशी में डूबी थी। सवेरा होने में बस 2 ही घंटे बचे थे। पूरी सड़क पर भी सन्नाटा था। हमीद एक पेड़ की आड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसकी छठी इंद्री कह रही थी कि कुछ ना कुछ होकर रहेगा और जल्दी ही होगा। जिस हाथ ने सुरेश पर पहले प्लेट और फिर ग्लास फेंका था वो उसके दिमाग से जैसे चिपक कर रह गया था। उस हाथ में ना कोई अंगूठी थी और ना ही कोई ऐसा निशान जिसे हमीद अपने दिमाग में सुरक्षित रखता, लेकिन फिर भी वो हाथ ऐसा था जिसे वो लाखों में पहचान सकता था, और वही हाथ असल में उसे इस तरफ ले आया था। अचानक पूरी सड़क किसी कार की हेडलाइट से रोशनी में नहा गई। हमीद एकदम से सावधान हो गया। आने वाली कार उससे कुछ दूर पर रुक गई और उसकी हेडलाइट्स बंद कर दी गईं। उसमें से एक आदमी उतरा जिसके शरीर पर लंबा ओवरकोट था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ी ही सावधानी से कदम उठाता हुआ वो सेठी जज की कोठी की तरफ बढ़ रहा था। दूसरे ही पल हमीद को अपने पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई, और वो इसलिए कि उस आदमी का कद उस नकाब पोश से एकदम मिलता जुलता था जिसे उसने हवेली की वाटिका में देखा था, जिसने तरुण का गला घोंटने का प्रयास किया था और जिसने खुद उसके गले में भी रस्सी का फंदा डाला था। ओह, तो यही अपराधी है। और बस फिर हमीद के दिमाग में वही छिपकली रेंगने लगी जो उसे सोचने समझने की शक्ति से वंचित कर दिया करती थी, जिसके कारण वो मुसीबतों में पड़ जाता था। अब नॉर्मल हालातों में तो हमीद के काम करने का तरीका यही होता कि वो उस आदमी के किसी बिल्डिंग में घुसने की कोशिश करता और फिर सवेरा होने पर उस बिल्डिंग में उस आदमी को ढूंढता। लेकिन चूंकि अब उसके दिमाग में वो छिपकली रेंगने लगी थी, इसलिए वो ये करने की बजाय ये सोचने लगा कि ये फरार भी तो हो सकता है, और फिर वही छिपकली उसे अपनी नज़रों में हीरो बनाने लगी।
वो सोचने लगा कि जब वो अचानक अपराधी को विनोद के सामने खड़ा करेगा तो विनोद कितनी बुरी तरह से हैरान हो जाएगा, और फिर बिना ये सोचे समझे कि आखिर वो उस आदमी को अपराधी साबित करेगा कैसे, उसने उसके ऊपर हाथ डालने का फैसला कर लिया। वो पेड़ की आड़ से निकला और सड़क पार करके उसी तरफ बढ़ गया जिधर वो आदमी जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो आदमी सड़क से उतरकर जज की कोठी की तरफ बढ़ने लगा। फिर वो उस गली में मुड़ गया जो जज की कोठी और उनकी बगल वाली कोठी के बीच में थी। बगल वाली कोठी में भी चारदीवारी थी। गली में वो कुछ ही कदम चला होगा कि हमीद ने पीछे से रिवॉल्वर की नाल उसकी तरफ करते हुए फुंकार भरी आवाज़ में कहा, अपने हाथ ऊपर उठा लो, नहीं तो गोली मार दूंगा। उस आदमी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। पीछे घूमो। वो आदमी घूमने के लिए मुड़ा, लेकिन इसके साथ ही उसका एक जोरदार घूंसा हमीद की कनपटी पर पड़ा। इससे पहले कि हमीद संभलता, उसके सिर पर कोई भारी चीज़ पड़ी और वो वहीं ज़मीन पर ढेर हो गया। भाग 3। कर्नल विनोद शमशान घाट पर कुछ देर तो कुंवर अमर सिंह के साथ रहा था और फिर अचानक गायब हो गया था। उसके गायब होने का कारण वो आदमी था जो उस भीड़ में एक लड़की से कह रहा था, तुम भी औरत हो? तो फिर? लड़की ने पूछा। फिर ये कि जहाँ औरत होती है वहाँ यही सब होता है। तुम्हारी माँ भी औरत थी। लड़की ने गुस्से से जलकर कहा, तुम्हारी माँ भी तो औरत ही होगी ना? मेरी कोई माँ नहीं थी। लोग बिना बाप के पैदा होते हैं, लेकिन मैं बिना माँ के पैदा हुआ था। ये भला कैसी बात है? लड़की ने हैरानी से पूछा। लोग जिसे मेरी माँ समझते थे उसे मैं अपना बाप समझता था। आदमी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा और फिर लड़की को सलाम करके आगे बढ़ गया। उस आदमी की उम्र 40 से कुछ कम ही थी। देखने में अपाहिज मालूम होता था। बात करने में ज़बान लड़खड़ाती थी। हाथ सूखे हुए थे। कुछ आगे बढ़ने पर उस आदमी ने एक दूसरी लड़की से कहा, जो शायद उसी का इंतज़ार कर रही थी, अगर डायरी ना मिली तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? हम और तुम दोनों ही मार डाले जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूं? तुम समझती क्यों नहीं हो सैरा? अरे मैं सब समझती हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। तुम कुंवर अमर सिंह से शादी कर लो। काश मैं ऐसा कर सकती। तुम अपने टाइम की सबसे खूबसूरत लड़की हो। बेकार बातें मत करो, कोई सुन भी सकता है, लड़की ने कहा। अच्छा, रंजीत कहाँ है? डर के कारण गायब है, लड़की बोली। अच्छा ठीक है, मैं डायरी चुराने जा रहा हूँ। मदद किससे लोगे? लड़की ने पूछा। ड्राइवर से। उसने 3-4 आदमी देने का वादा किया है। अच्छी बात है, कल मुलाकात होगी, लड़की ने कहा। भगवान से प्रार्थना करो कि हमें खून का उजाला ना देखना पड़े। इतना कहकर वो आदमी लड़की को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। भीड़ से निकलकर वो सड़क पर आया और एक टैक्सी में बैठकर चल पड़ा। विनोद ने भी टैक्सी पकड़ी और उसके पीछे लग गया। टैक्सी के अंदर ही उसने अपने चेहरे में कुछ ऐसा बदलाव कर लिया था कि अब उसे पहचाना नहीं जा सकता था। फिर वो तारागढ़ के एक ऐसे होटल तक पहुंचा जो काफ़ी बदनाम था। अगली टैक्सी वाला उतरकर होटल की इमारत तक बढ़ा, लेकिन सदर दरवाजे के पास ही उसे एक आदमी मिल गया जिसने उसे देखते ही कहा, तुमने यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी देर कर दी रंजन। क्या वो सब चले गए? उसने पूछा। नहीं रंजन, बहरहाल मैं ड्राइवर हूँ और ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाना अच्छी तरह जानता है। तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? वो तीनों तैयार हैं। वो तुम्हारे साथ उस मकान में दाखिल होंगे और तुम डायरी तलाश कर लेना। क्या वो मकान में मौजूद नहीं है? नहीं। कहाँ गया? प्रेम और बदले की भावना ने उसे अंधा कर रखा है। ठीक है, तुम्हारे साथी कमज़ोर तो साबित नहीं होंगे। उनमें से हर एक 10-10 पर भारी है। तुम यहीं रुको, मैं उनको बुला कर लाता हूँ, ड्राइवर ने कहा और घूमकर अंदर चला गया। विनोद उनसे कुछ ही फासले पर आड़ में कुछ इस तरह से खड़ा था कि ना तो उस पर ड्राइवर की नज़र पड़ी थी और ना ही उस अपाहिज आदमी की जिसका नाम रंजन था। ड्राइवर के अंदर जाने के बाद भी वो उसी जगह उसी तरह खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद ड्राइवर 3 दूसरे आदमियों के साथ बाहर निकला। तीनों ही भारी भरकम डील डॉल के थे। ड्राइवर ने रंजन की तरफ इशारा करते हुए उनसे कहा, इनके साथ तुम्हें एक मकान में दाखिल होना है। अरे नहीं, रंजन बोल पड़ा, मकान के अंदर सिर्फ मैं दाखिल होऊंगा, तुम लोग बाहर ही रहोगे। मेरे बाद अगर कोई अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसे समझ लेना बस। हाँ हाँ, मतलब उसे कत्ल कर देना है। तीनों में से एक आदमी ने बड़े ही लापरवाही से कहा, अरे नहीं भाई, कत्ल नहीं, बस 2-4 हाथ ऐसे जमा देना कि वो बेहोश हो जाए। अच्छा, सैरा कहाँ है? ड्राइवर ने पूछा। पता नहीं इस टाइम कहाँ होगी। और सुरेश का क्या हुआ? उसके साथ अब्राहम लग गया है।
मेरा ख्याल है कि उस बुढ़े को भी खत्म कर दिया जाए, ड्राइवर ने कहा। नहीं, मैं कत्ल और खून पसंद नहीं करता, रंजन बोला। इसके बाद वो पांचों उसी टैक्सी में बैठे और टैक्सी चल पड़ी। विनोद भी अपनी टैक्सी में थोड़ा सा फासला रखकर उनका पीछा करने लगा। एक इलाके में पहुंचकर वो टैक्सी रुक गई। पांचों उतरे और टैक्सी वाले को विदा करके एक कोठी के कंपाउंड में घुस गए। विनोद भी उनके पीछे था। कोठी के गेट पर लगी नेम प्लेट को देखकर उसके होठों पर मुस्कान थिरक उठी। पूरी कोठी में सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ रहने वाले सब लोग सो रहे हों। किसी नौकर का भी अता पता नहीं था, ना ही कोई चौकीदार नजर आया था। नौकरों के ना होने से यह भी साबित होता था कि या तो वो अंदर दाखिल होने वालों को इतना नज़दीक से जानते रहे होंगे कि उनके आने पर उन्हें किसी तरह की हैरानी नहीं हुई और इसीलिए वो मौन रह गए, या फिर वो सो रहे होंगे। विनोद आगे बढ़ता गया। वो पोर्टिको के पास पहुंचा ही था कि उसे एक गुंजीली आवाज़ सुनाई दी। कौन है? विनोद ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि पोर्टिको में जल रहे बल्ब की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। वहाँ पर अब रंजन नहीं था। वो तीनों ड्राइवर के साथ बरामदे की सीढ़ी पर खड़े थे और हैरानी से विनोद को देख रहे थे। फिर ड्राइवर ने कहा, ये वो नहीं है, ये तो कोई अनजान आदमी है। कौन हो तुम? इस बार पूछने वाले का स्वर थोड़ा कोमल था। एक आदमी हूँ, विनोद ने कहा। क्यों आए हो? रंजन साहब से मिलना है, विनोद ने कहा। यहाँ कोई रंजन साहब नहीं रहते। जानते हो ये किसकी कोठी है? चाहे जिसकी भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने मिस्टर रंजन को इसके अंदर दाखिल होते हुए देखा है और बिना उनसे मिले मैं वापस नहीं जाऊंगा। शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले तो नहीं था, हो सकता है अब खराब हो जाए। कहते हुए विनोद आगे बढ़ा। लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें पुकार रही है। हो सकता है। विनोद अभी भी आगे बढ़ता रहा। अच्छा रुको, मैं मिस्टर रंजन को बुला देता हूँ, ड्राइवर ने कहा और विनोद जहाँ था वहीं रुक गया। ड्राइवर कोने वाले कमरे में चला गया। विनोद वहीं खड़ा उन तीनों पर नजरें जमाए रहा। थोड़ी देर बाद ड्राइवर कमरे से बाहर निकला तो उसके साथ रंजन भी था। उसके हाथों में एक चौड़ी सी डायरी थी। क्या काम हो गया? उन तीनों ने रंजन को देखते ही पूछा। हाँ, हो गया। ये साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, तीनों में से एक ने विनोद की तरफ संकेत करते हुए रंजन से कहा। रंजन ने हैरानी से विनोद को देखा और डर और हैरानी के मिले जुले स्वर में बोला, कौन हो तुम और मुझसे क्या काम है? पिछली बार तुमने मुझसे भी ऐसा ही एक काम लिया था और 2000 देने का वादा किया था, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया। मैं वही पैसा लेने आया हूँ। ये क्या बकवास है बे? मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं, रंजन ने आंखें निकाल कर कहा। सुनो मिस्टर रंजन, सीधे से मेरे रुपए दे दो, वरना क्या करोगे? ये डायरी तुमसे छीन लूँगा। तुम्हें किसने भेजा है? ठाकुर रंजीत सिंह ने। बिल्कुल झूठ, रंजन जोर से चिल्लाया और उसने अपने साथियों की तरफ देखा। वो सब इस तरह से आगे बढ़े जैसे विनोद को घेरे में लेना चाहते हों। क्यों, इसमें झूठ क्या है? विनोद ने पूछा। रंजीत सिंह ने कब भेजा तुम्हें यहाँ? करीब 2 घंटे पहले। और क्या कहा था? यही कि मैं तुमसे डायरी छीन लूँ। रंजन ने इशारा किया और वो तीनों विनोद की तरफ झपटे। ड्राइवर रंजन के ही पास खड़ा रहा। विनोद ने ताड़ लिया था कि रंजन अपने आदमियों को उससे उलझाकर खुद भाग निकलना चाहता है। उसे इसका भी अंदाज़ा हो गया था कि परिस्थिति क्या होगी, इसलिए जैसे ही वो तीनों उस पर टूटे, वो झुकाई देकर उनके घेरे से निकल गया और रंजन पर झपटा। फिर उसका भरपूर घूंसा रंजन की पीठ पर पड़ा। घूंसा खाकर जैसे ही वो झुका, डायरी विनोद के हाथों में थी। रंजन ने फर्श पर पड़े ही पड़े उन तीनों को ललकारा और वो फिर से विनोद की तरफ बढ़े। उन्हें उम्मीद थी कि विनोद भागेगा, लेकिन वो अपनी ही जगह पर खड़ा रहा। आओ आओ, मुझे भी देखना है तुम लोगों में कितना दम है। विनोद की इस ललकार पर तीसरा वाला तो रुक गया, लेकिन बाकी दोनों बाज की तरह उसके ऊपर झपट पड़े। एक ने उसकी कमर थाम ली और दूसरे ने उसकी गर्दन में अपनी बाहें फंसा दी। दोनों उसे गिराने की कोशिश करने लगे। तीसरा जो रुक गया था अब चाकू खोल रहा था। उधर ड्राइवर रंजन को उठा रहा था। अचानक वो दोनों जो विनोद से लिपटे हुए थे धरती पर आ गिरे और तीसरा जो चाकू खोल रहा था एक घूंसा खाकर चाकू सहित धरती पर आ गिरा। फिर तीनों बारी बारी उठे। विनोद का विचार था कि इस बार वो मिलकर हमला करेंगे, लेकिन तीनों एक साथ गेट की तरफ भागे। शायद उन्होंने रंजन और ड्राइवर को भागते हुए देख लिया था। अब चूंकि विनोद की नज़रों में रंजन और उस ड्राइवर का महत्व बढ़ गया था, इसलिए वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। वो भी डायरी संभालता हुआ गेट की तरफ लपका। जब वो सड़क पर आया तो रंजन और ड्राइवर टैक्सी में बैठ चुके थे और वो तीनों भी बैठ रहे थे। विनोद तेज़ी से उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन टैक्सी चल पड़ी और वो हाथ मलता रह गया। ये एक संयोग ही था
कि फौरन ही उसे भी एक खाली टैक्सी मिल गई। उस पर तुरंत सवार होकर वो उसी तरफ चल दिया जिधर रंजन की टैक्सी गई थी। तेज चलो ड्राइवर, मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा, उसने ड्राइवर से कहा। थोड़ी ही देर में उनको रंजन वाली टैक्सी की पिछली लाल रोशनी दिखाई देने लगी। 100 गज का फासला रखकर इस गाड़ी के पीछे लगे रहो। जी ठीक है, ड्राइवर ने कहा। रास्ता सुनसान था और अगली वाली टैक्सी झील की तरफ जा रही थी। उस साइड मछेरों की बस्ती थी। एक बड़े से मकान के सामने टैक्सी रुकी और पांचों उतरकर उस मकान में दाखिल हो गए। अपनी टैक्सी रुकवाकर विनोद भी दबे पांव उस इमारत की तरफ बढ़ चला। मकान का दरवाज़ा सिर्फ भिड़ा हुआ था। उसने धीरे से उसे खोला और अंदर घुस गया। एक कमरे की खुली खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। उसने दबे पांव खिड़की के नज़दीक पहुंचकर सावधानी से अंदर झांका। अंदर वही पांचों बैठे हुए थे और उनके सामने एक सुंदर नवयुवक कुर्सी से बंधा हुआ था। रंजन उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। कमरा काफ़ी बड़ा था और वहाँ एक केरोसिन लैंप जल रहा था। पूरी स्थिति को अच्छी तरह से समझने के बाद विनोद ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में लिया और दरवाजे के पास आ गया। इस कमरे का दरवाज़ा भी सिर्फ भिड़ा हुआ ही था। उसने उस पर एक ज़ोर से ठोकर मारी। दरवाज़ा खुल गया और अंदर वाले बड़ी ज़ोर से चौंक पड़े। वो उठना ही चाहते थे कि विनोद ने उन्हें चेतावनी दी। कोई नहीं हिलेगा, सावधान, जो जिस पोजीशन में है वैसे ही रहे। मेरे हाथ में ऐसा रिवॉल्वर है जो आवाज़ नहीं करता, और मेरा निशाना कैसा है ये भी देख लो। फिर उसने एक फायर किया और उन तीनों भाड़े के टट्टुओं में से एक का फेल्ट हैट उड़ गया। देखा तुमने, इसी तरह तुम लोगों के सिरों में भी सुराख हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरी बात मानी तो मैं रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो सब इस तरह से डरे हुए नजर आने लगे जैसे उन्होंने मौत के फरिश्ते को देख लिया हो। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? रंजन ने पूछा। मैं विनोद हूँ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम सच बोलो, और अगर हम सच ना बोलें तो तुम में से कुछ के हाथ टूटेंगे, कुछ के पैर टूटेंगे, किसी का सिर फट जाएगा और किसी के दांत टूटकर मुंह में चले जाएंगे, और सच तो तुम्हें उसके बाद भी बोलना पड़ेगा। लेकिन हम तीनों तो निर्दोष हैं, उन तीनों किराए के आदमियों में से एक ने कहा। मैं जानता हूँ ये बात, और मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना भी नहीं है, इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। उन तीनों ने उठने की कोशिश की। रंजन ने ड्राइवर की तरफ देखा और ड्राइवर ने उन तीनों को घूरते हुए कहा, अपने वादे से मुकर रहे हो? तो फिर हम क्या करें? इस विनोद को मार डालो और इसका रिवॉल्वर छीनो। लेकिन ये कितना खतरनाक आदमी है, हम इसकी शक्ति देख चुके हैं। विनोद चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। बंधा हुआ युवक बिना पलकें झपकाए विनोद को ही देख रहा था और अब उसके चेहरे पर डर की जगह संतोष नजर आ रहा था। रंजन ने गुस्से से उन लोगों से कहा, तुम लोग इससे डर रहे हो? धिक्कार है तुम पर। ये अकेला है और हम 5 हैं। अरे भाई, अगर हम 10 होते तो भी ये हम पर भारी पड़ता। हम तो वापस जा रहे हैं, तुम अपने पैसे वापस ले लो। विनोद ने कहा, 1 मिनट रुको, इन्होंने तुम्हें कितने पैसे दिए थे? इस टाइम के 100 रुपये हर आदमी के हिसाब से दिए थे। इससे पहले तुमने इनका कौन सा काम किया था और उसके बदले इन्होंने कितने पैसे दिए थे? वो कल रात इन्होंने एक लाश हमसे क्रेट में बंद करवाई थी और सवेरे उस क्रेट को एक कार पर चढ़वाया था। उसके 200 रुपये इन्होंने हमें दिए थे। वो लाश कहाँ मिली थी? इसी मकान में साहब। इससे पहले भी इन्होंने तुम लोगों से काम लिया था? इस ड्राइवर के साथ हमने कई बार बॉर्डर तक का सफ़र किया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये वहाँ क्यों जाता था या हमें वहाँ क्यों ले जाता था। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। रुपए वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग सिर्फ अपने पते बताओ। उन तीनों ने अपने पते बताए और फिर जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़े, ड्राइवर ने विनोद पर छलांग लगाई और चीख कर बोला, अरे उल्लू के पट्टों, ये तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचा देगा, मार डालो इसे। लेकिन वो तीनों रुके नहीं, आगे ही बढ़ते गए। उधर विनोद का घूंसा ड्राइवर के जबड़े पर पड़ा और वो उलट गया। रंजन ने मौका देखकर निकल भागना चाहा, लेकिन विनोद का एक घूंसा खाकर वो भी फर्श पर उलट गया। विनोद की ठोकरों ने दोनों को जल्दी ही बेदम कर दिया। फिर विनोद ने कुर्सी से जकड़े आदमी को आज़ाद किया और बोला, मेरे ख्याल से तुम रंजीत हो, है ना? जी हाँ। कब से हो यहाँ? ये एक लंबी कहानी है। तुम्हें यहाँ कौन लाया था? रंजन, शायद मुझे भी खून का उजाला देखना पड़ता। ये खून का उजाला आखिर है क्या भला? साहब, ये मौत का एक नाम है और एक कहानी है। ड्राइवर फर्श पर बैठा हुआ अपनी आस्तीन से मुंह का खून साफ कर रहा था और रंजन फटी फटी आंखों से विनोद को घूर रहा था। विनोद ने रंजन से पूछा, क्या तुम मरना चाहते हो? उसने ना में सिर हिला दिया। विनोद ने रंजन की तरफ संकेत करके रंजीत से पूछा, तुम इसके बारे में क्या जानते हो? रंजीत ने जवाब दिया,
जानने को तो बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन आप इसी से पूछिए। जहाँ ये झूठ बोलेगा मैं आपको बता दूंगा। रणबीर को किसने कत्ल किया था? विनोद ने रंजन से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। विनोद ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ा और उसे सीधा खड़ा करके बोला, बताओ जल्दी, रणवीर को किसने कत्ल किया था? रंजन इस बार भी मौन रहा। विनोद ने उसे एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी कोहनी कैरोसिन लैंप पर रख दी। रंजन बिलबिला उठा, छोड़ो मुझे, मैं सब बता दूंगा। विनोद ने लैंप पर से उसकी कोहनी हटा दी और अपना प्रश्न फिर से दोहराया, रणबीर को किसने कत्ल किया था? ये मैं नहीं जानता, लेकिन लाश यही ड्राइवर ही लेकर आया था। इस डायरी में क्या है? उस आदमी का रहस्य जो हमसे काम ले रहा है। जो आदमी तुमसे काम ले रहा है, क्या उसे तुम जानते नहीं? जी नहीं। तो फिर तुम्हें इस डायरी के बारे में कैसे पता चला? वो मुझे सैरा ने बताया था। क्या बताया था? यही कि इस डायरी में उस अज्ञात आदमी के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं और इसी से उसकी असली पहचान उजागर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सैरा उस अनजान आदमी को जानती है? लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो जानती ही होगी। फिर विनोद ने ड्राइवर से पूछा, तुम लाश कहाँ से लाए थे? हवेली के पिछले हिस्से से। तुम सेठी जज के ड्राइवर हो? जी हाँ। जज साहब के कितने बच्चे हैं? एक ही लड़की थी, वो भी मर गई। कब मरी? 1 महीना पहले। और कैसे मरी? मुझे नहीं पता। वैसे लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या की थी। तुम स्मगलिंग करते हो? जी हाँ। किस चीज़ की? कोकीन की। क्या जज साहब को ये बात मालूम है? अगर उन्हें पता लग जाएगा तो वो मुझे गोली मार देंगे। तुम स्मगलिंग करते क्यों हो? उसी अज्ञात आदमी के कारण। उसने पहले तो मुझे और रंजन को स्मगलिंग में फंसाया था और अब हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हें उसकी तरफ से कोई भी चीज़ के ऑर्डर कैसे मिलते हैं? हमें लिखित आदेश मिलते हैं। कभी कागज़ मेरी जेब में मिलता है और कभी कार के अंदर। जालिम सिंह कैसे मारा गया था? ये मैं नहीं जानता। और महेंद्र सिंह? वो भी नहीं जानता। हाँ, इतना ज़रूर है कि महेंद्र की लाश मैंने ही 4 दीवारी से हवेली में फेंकी थी। क्या उस टाइम वो खतरनाक आदमी वहाँ मौजूद था? जी हाँ, लेकिन वो नकाब में था। क्या वो बहुत ताकतवर है? जी हाँ, आप ही की तरह। फिर विनोद ने रंजन की तरफ देखा और बोला, क्या इस ड्राइवर ने सारी बातें सच कही हैं? जी हाँ। तो चलो अब तुम बताओ, तुम कहाँ रहते हो? हवेली में। कुंवर अमर सिंह से तुम्हारा क्या संबंध है? मैं रंजीत का सौतेला भाई हूँ, बस इतना ही। तुम रंजीत के सौतेले भाई हो और रंजीत कुंवर अमर सिंह का सौतेला भाई है। ये संबंध मेरी समझ में नहीं आया। हवेली में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जिनका बाप कोई दूसरा है, लेकिन वो किसी दूसरे के लड़के के रूप में प्रसिद्ध हैं। बस यही हाल मेरा भी है। मैं अब्राहम का लड़का हूँ, लेकिन कहा यह जाता है कि मैं रंजीत का सौतेला भाई हूँ और रंजीत की माँ मुझे गोद में लेकर आई थी। तुम रंजीत को कत्ल करने वाले थे? हाँ। लेकिन क्यों? उस ताकतवर अज्ञात आदमी की यही आज्ञा थी। कल सवेरे रंजीत को खून का उजाला देखना पड़ता। अभी रंजीत को 24 घंटे और कैद में रहना पड़ता। जिस टाइम चिताओं में आग दी जा रही थी, उस टाइम तुम सैरा से बातें कर रहे थे ना? जी हाँ। ये सैरा है कौन? वो अब्राहम की लड़की है और इस तरह से मेरी सौतेली बहन होती है। तब तो तुम सैरा के बारे में और कुछ भी जानते होंगे। मैं ये जानता हूँ कि कुंवर अमर सिंह सैरा से प्रेम करता है। लोगों को इस बात का शक है कि रंजीत भी सैरा से प्रेम करता है और इसी कारण कुंवर ने सैरा से शादी नहीं की। लेकिन रंजीत और सैरा तो शायद भाई बहन हुए ना? नहीं साहब, रंजीत को सैरा से प्रेम करने का अधिकार है। सैरा का बाप अब्राहम है, माँ कोई दूसरी थी। मेरी और रंजीत की माँ एक थी। मेरा बाप अब्राहम है, रंजीत का बाप कोई और था। कहने का मतलब ये है कि मैं और रंजीत दोनों ही नाजायज़ संतानें हैं। लेकिन रंजीत का प्रेम करना बेकार ही है। क्यों भला? इसलिए कि सैरा से वो अज्ञात शक्तिशाली आदमी भी प्रेम करता है और उसके सामने रंजीत की दाल गल ही नहीं सकती। जब जालिम सिंह की हत्या हुई थी, क्या उस टाइम वो रहस्यमय आदमी हवेली में मौजूद था? जी हाँ, मौजूद था। ठीक है, मैं तुम दोनों को बचाने की कोशिश करूँगा। वैसे यकीन रखो, अब वो आदमी मेरे हाथों से बच नहीं सकता। इतना कहकर विनोद बैठ गया और डायरी खोलकर पन्ने उलटने लगा। फिर डायरी बंद करके उसने घड़ी देखी। रात के 3 बज रहे थे। उसने उठते हुए कहा, चलो आओ रंजीत। कहाँ? अरे चलो तो बताता हूँ। और ये दोनों? ये यहीं रहेंगे। रंजन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं,
वो हमें गला घोंटकर मार डालेगा और मैं अभी मरना नहीं चाहता। विनोद ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, ठीक है, तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। बाहर निकलकर चारों उस तरफ बढ़े जहां विनोद ने अपनी टैक्सी रुकवा रखी थी। ड्राइवर सीट पर बैठा सो रहा था। विनोद ने उसे जगाया और फिर चारों टैक्सी से वापस लौट आए, उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो यहाँ आए थे। फिर उसने उसी कोठी के पास टैक्सी रुकवाई जिस बिल्डिंग से रंजन वो डायरी लाया था, लेकिन इस बार कोठी का फाटक बंद था। विनोद ने रंजीत की तरफ देखते हुए कहा, सुरेश आ गया होगा। कह नहीं सकता, रंजीत ने उत्तर दिया। मुझे अंदर जाना है और फाटक बंद है, कैसे जाऊं? विनोद ने रंजन से पूछा। ड्राइवर ने बताया, बाईं तरफ गली से भी अंदर जाने का रास्ता है। ठीक है। फिर विनोद उनको लिए हुए उसी गली में मुड़ गया। इस गली के दोनों तरफ 2 कोठियों की 4 दीवारियां थीं। गली में कुछ ही दूर चलने के बाद विनोद चौंक कर एकदम से रुक गया। कारण ये था कि एक आदमी ज़मीन पर लंबा पड़ा हुआ था। उसने पेंसिल टॉर्च जलाई और फिर उसके मुंह से हैरानी भरी आवाज़ निकली, हमीद यहाँ? फिर उसने झुककर हमीद को उठाया और लाकर टैक्सी की पिछली सीट पर डाल दिया। फिर कोठी में दाखिल होने का इरादा छोड़कर वो भी टैक्सी में आ गया और बाकी तीनों भी आकर बैठ गए। विनोद ने ड्राइवर से हवेली चलने को कहा। फिर उसने रंजन से पूछा, क्या सुरेश तुम्हें पहचानता है? नहीं। क्यों? वो तो हवेली में आता जाता रहता है। असल में हवेली में उसका आना जाना अभी ही शुरू हुआ है, और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ था भी नहीं, 2 दिन पहले ही आया हूँ। कहाँ गए थे तुम? विनोद ने पूछा। राजधानी। वापसी में कैप्टन हमीद भी साथ थे। क्या सैरा भी साथ में थी? जी हाँ, और अब्राहम भी साथ में था। हम सब उसी कंपार्टमेंट में थे जिसमें कैप्टन साहब थे, लेकिन हम तीनों एक दूसरे से अनजान बने हुए थे। तुम राजधानी क्यों गए थे? उसी रहस्यपूर्ण शक्तिशाली आदमी ने सैरा की जासूसी के लिए भेजा था। इसके बाद खामोशी छा गई और फिर टैक्सी सुनसान सड़क पर फर्राटे भरती हुई थोड़ी देर बाद हवेली में दाखिल हो गई। भाग 3। दूसरे दिन विनोद दिन भर गायब रहा और हमीद सोता रहा। तीसरे पहर बस कुछ देर के लिए वो हमीद से मिला और हमीद ने रात का पूरा विवरण बताते हुए अपना संदेह भी प्रकट कर दिया। जब वो चुप हो गया तो विनोद ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज रात इस ड्रामे का आखिरी सीन सामने आ जाएगा। क्या वाकई? हाँ हमीद, मैं बस फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। उस प्लेट और उस ग्लास के टुकड़े को भी मैंने फिंगरप्रिंट सेक्शन को भेज दिया था जो उस होटल में सुरेश के सिर पर टूटे थे। सुरेश? अरे मैं उससे मिल चुका हूँ और इस टाइम वो मेरी कैद में है। और ये भी सुन लो कि हत्यारा पकड़ा जा चुका है, लेकिन उसके हाथों में हथकड़ियाँ तुम्हें डालनी होंगी। और तरुण का क्या हुआ? हमीद ने पूछा। मुझे उसका भी इंतज़ार है। डॉक्टरों का कहना है कि उसे होश तो आ चुका है, लेकिन उसके स्नायु अभी इतने कमज़ोर हैं कि कुछ घंटे तक उससे किसी तरह की बात नहीं की जा सकती। उससे कोई मिलने गया था? हमीद ने पूछा। विनोद मुस्कुराते हुए बोला, बहुत ऊंचे जा रहे हो बेटे। इतना चुभता हुआ सवाल किया है कि तुम्हारा मुंह चूम लेने को जी चाहता है। हमीद ने नारी स्वर में कहा, वे अल्लाह, तो अब आप मुझे छेड़ेंगे? अबे बस कर डफर। विनोद ने उसकी पीठ पर प्यार से एक घूंसा जड़ दिया। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। देखो हमीद, तरुण से मिलने के लिए सैरा डूड उर्फ चंचल, उसका बाप अब्राहम, जज सेठी, कुंवर अमर सिंह और सुरेश गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने इनमें से किसी को भी तरुण से मिलने नहीं दिया। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर मिल आऊं? नहीं, कुछ घंटे बाद वो यहीं आ जाएगी। इसके बाद विनोद वहाँ से चला गया। शाम होते ही हमीद ने देखा कि हवेली में कारें आनी शुरू हो गईं। एक कार से जज सेठी आया, दूसरी से मैजिस्ट्रेट और एसपी उतरे। उसके बाद विनोद आया। हवेली में ऐसा लग रहा था जैसे कोई उत्सव मनाया जाने वाला हो। कुंवर अमर सिंह के चेहरे पर भी हर्ष और उल्लास की रेखाएं थीं, जिन पर कभी कभी दुख और वेदना की छाया भी दिखाई दे जाती थी। जब सब लोग एक बड़े कमरे में पहुंच गए तो विनोद भी हमीद को लिए उसी कमरे में दाखिल हुआ। जज सेठी ने विनोद को देखकर गंभीरता से पूछा, क्या मामला है भाई? विनोद ने भी गंभीरता से ही कहा, जज हमेशा जज होता है। आज एक बहुत ही अजीब और महत्वपूर्ण मुकदमा पेश होने वाला है और उसका फैसला आपको यहीं करना है। फैसला मुझे करना है? जी हाँ, केस का मुजरिम एक ऐसा आदमी है जिस तक किसी का भी ख्याल नहीं पहुंच सकता और ना ही उसकी गिरफ्तारी संभव है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि मुजरिम को आपके सामने गिरफ्तार करूं, ताकि जब उसका केस अदालत में जाए तो फिर वो वहाँ से छूट ना सके।
तो क्या मैं ये समझ लूं कि तुम कोई ड्रामा करने वाले हो? जी हाँ, यही समझ लीजिए। ये बड़ा सा कमरा इस टाइम बिल्कुल अदालत का कमरा मालूम हो रहा था। एक तरफ की दीवार से कुछ हटकर एक बड़ी मेज़ रखी थी जिस पर हथकड़ियों का एक जोड़ा रखा हुआ था। दीवार और मेज़ के बीच एक ऊंची कुर्सी रखी थी। मेज़ के दाहिने और बाएं एक एक कुर्सी पड़ी हुई थी और सामने की तरफ 5-6 कुर्सियां रखी हुई थीं। विनोद ने ऊंची कुर्सी की तरफ संकेत करते हुए जज सेठी से कहा, आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। जब जज सेठी बैठ गए तो जज के दाहिने बाएं पड़ी हुई कुर्सियों की तरफ संकेत करते हुए विनोद ने मैजिस्ट्रेट और एसपी से बैठने को कहा। वो दोनों भी जब बैठ गए तो विनोद ने कुंवर अमर सिंह से भी बैठने के लिए कहा और वो सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गए। बाकी कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। जज सेठी ने हंसते हुए विनोद से पूछा, अरे क्यों भाई, ये बाकी कुर्सियां किसके लिए लगाई हैं? ये उन लोगों के लिए हैं जिनके ऊपर अपराधी होने का संदेह है। इससे पहले कि आज की ये कार्रवाई शुरू हो, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना जमानती वारंट पर साइन कर दिए जाएं। जिस पर जुर्म साबित होगा उसका नाम बाद में लिख दिया जाएगा। तभी एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और एक तरफ खड़ा हो गया। विनोद ने उससे पूछा, क्या आ गए? जी हाँ। ठीक है, उन्हें मेहमान खाने में बैठाओ। जी अच्छा, कहकर वो आदमी चला गया। अब कार्रवाई शुरू की जाए श्रीमान जी? हाँ हाँ, शुरू करो, जज सेठी ने कहा। तो ठीक है श्रीमान जी। दोनों पक्षों का वकील मैं ही हूँ, यानी सफाई का वकील भी मैं हूँ और सरकारी वकील भी मैं हूँ। इसलिए पहले मैं संक्षेप में सारी बातें दोहराऊंगा, उसके बाद उन लोगों को पेश करूंगा जिनके ऊपर अपराधी होने का शक है। फिर उनके पक्ष या विपक्ष में बयान दूंगा और फिर आप जो भी फैसला करेंगे उसके हिसाब से काम करूंगा। तो सुनिए साहिबान, ये केस यहाँ से शुरू होता है कि आज से करीब 15 दिन पहले इस हवेली के मालिक कुंवर अमर सिंह को धमकियां मिलनी शुरू हुई कि अगर उन्होंने अपनी नीति या व्यवहार नहीं बदला तो उन्हें खून का उजाला देखना पड़ेगा। मिलने वाली किसी भी धमकी में कुंवर से कोई मांग नहीं की गई थी, सिर्फ धमकी ही धमकी थी। फिर आज से 3 दिन पहले अचानक एक रात को 3 कत्ल हो गए। जालिम सिंह, महेंद्र सिंह और रणवीर सिंह, ये तीनों इसी हवेली में रहते थे। अब सवाल ये है कि अपराधी अपनी धमकियों से अपनी कौन सी मांग कुंवर अमर सिंह से पूरी कराना चाहता था? ये 3 आदमी क्यों कत्ल हुए? ये खून का उजाला क्या है? अपराधी कौन है? यही 4 सवाल हैं जिनकी रोशनी में इस मुकदमे का फैसला होगा। और अब मैं बाकी सारी बातें बताने जा रहा हूँ। फिर उसने संक्षेप में सारी बातें बता दी, लेकिन डायरी और रंजन वाली बात गोल कर गया। फिर हमीद की तरफ मुड़कर वो बोला, मेहमान खाने से डूड अब्राहम को लेकर आओ। हमीद चला गया और थोड़ी देर बाद अब्राहम को लेकर वापस आया। इस दौरान कमरे में खामोशी छाई रही थी और कुंवर अमर सिंह के चेहरे पर एक रंग आता रहा था और एक जाता रहा था। विनोद ने कहा, ये डूड अब्राहम है। कुंवर अमर सिंह के दादाजी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। कुंवर जी के पिताजी के ज़माने में भी उसी पद पर रहे। ये इस हवेली का हर भेद जानते हैं। ये उन लोगों में से हैं जो खाई पार करके हवेली में आ सकते हैं। आज से कई साल पहले कुंवर अमर सिंह ने इन्हें हवेली से निकाल दिया था। इनको ये शिकायत थी कि कुंवर जी ने रंजीत को हवेली में जगह क्यों दे रखी है और इसीलिए इन्होंने कुंवर साहब को धमकियां भी दी थीं। क्यों मिस्टर अब्राहम, ये बातें मैंने गलत कही हैं या सही? ये सब सही है, अब्राहम ने कहा। अब ये बताइए कि आप रंजीत का हवेली में रहना क्यों नहीं पसंद करते थे? क्यों उसे हवेली से निकलवाना चाहते थे? इसलिए कि रंजीत हरामी है। बड़े ठाकुर ने उसकी माँ से शादी नहीं की थी। वो बड़े ठाकुर की नाजायज़ औलाद है। आपके कितने बच्चे हैं? विनोद ने पूछा। कई हैं, लेकिन उनमें से एक ही जायज़ है और बाकी सारे नाजायज़ हैं। मेरी जायज़ संतान का नाम है सैरा डूड, यानी चंचल। कुंवर अमर सिंह सैरा से शादी करना चाहते हैं, लेकिन रंजीत उनके रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। वो सैरा से प्रेम करता है और उसी से शादी करना चाहता है। ये मेरा अपना ख्याल है। ये बकवास है, कुंवर चिल्ला पड़े। अब्राहम ने शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ अपना विचार प्रकट किया है। ये बात मुझे मालूम हो चुकी थी कि कोई आदमी सैरा से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। मेरे ख्याल से वो रंजीत ही था जो अपने रास्ते से कुंवर को हटा देना चाहता था और इसी कारण मैंने रंजीत को हवेली से हटाने की बात कही थी। जिस रात जालिम सिंह, महेंद्र सिंह और रणवीर का कत्ल हुआ, उस रात आप कहाँ थे? विनोद ने पूछा। मैं हवेली में आया था सिर्फ ये देखने के लिए कि रंजीत वहाँ है या नहीं। उसके बाद मैं चला गया था। कहाँ गए थे? पुलिस चौकी। रात 11 बजे से लेकर
सुबह तक मैं पुलिस चौकी में ही था। वहाँ क्या कर रहे थे? विनोद ने पूछा। मुझे ये सूचना मिली थी कि कुंवर को धमकियाँ मिल रही हैं। मेरा ख्याल था कि ये काम रंजीत का है। मैं पुलिस को इस बात के लिए तैयार कर रहा था कि वो संदेह की बिना पर रंजीत को गिरफ्तार कर लें और उसे यातनाएं देकर सारी बातें उगलवा लें। अब विनोद जज सेठी की तरफ मुड़ा और बोला, मिस्टर डूड अब्राहम ने जो बयान दिया है वो सच है। मैंने पुलिस से इस बात की कन्फर्मेशन कर ली है कि जिस रात जालिम सिंह, महेंद्र और रणबीर की हत्या हुई थी उस रात ये पुलिस चौकी में ही थे, इसलिए ये कातिल नहीं हो सकते। जज सेठी ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं इन्हें बरी करता हूँ। विनोद ने संकेत किया और अब्राहम खाली कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। ये कुंवर की बगल वाली कुर्सी थी। विनोद ने फिर से हमीद की तरफ देखा और वो बाहर निकल गया। इस बार जब हमीद वापस आया तो उसके साथ सुरेश था। ये आपके भतीजे हैं जज साहब, विनोद ने कहा। जज ने गंभीर स्वर में कहा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं या तुम या मेरा लड़का या मेरा भतीजा, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। मिस्टर हरीश 3 कारणों से संदिग्ध हैं जज साहब। हमीद ने इनको इस हवेली की वाटिका की 4 दीवारी के पास तरुण से बातें करते देखा था और उसके बाद ही महेंद्र सिंह की लाश दिखाई दी थी। सवेरे ये आपकी कार में हवेली तक आए थे मेकअप में, और उस कार पर जो क्रेट रखा हुआ था उसमें मछलियों के बदले रणबीर सिंह की लाश थी। तीसरी बात ये कि ये भी खाई द्वारा हवेली में दाखिल होने का रास्ता जानते थे। लेकिन इन तीनों कारणों के बाद भी मिस्टर सुरेश अपराधी नहीं हो सकते, और वो इसलिए कि वाटिका में 4 दीवारी के पास जिसने भी तरुण और हमीद का गला घोंटने की कोशिश की थी वो मिस्टर सुरेश नहीं थे, क्योंकि उस टाइम वो मेरे साथ थे जब उन दोनों का गला घोंटने की कोशिश की गई थी। क्रेट में मछलियों के बदले लाश कैसे निकली, ये कार कहाँ से लाए थे, नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर हवेली में दाखिल क्यों हुए थे, ये सब बातें ये कैप्टन हमीद को बता चुके हैं, और वही बातें इन्होंने अपने बयान में पुलिस को भी बताई हैं। इन्होंने एक दुबले पतले अपाहिज आदमी पर अपना संदेह प्रकट किया है। विनोद एक पल के लिए रुका और हमीद ने जज से कहा, सर, मैं मिस्टर सुरेश से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आज्ञा है, जज सेठी ने कहा। हमीद ने सुरेश से पूछा, जब आपके ऊपर होटल में प्लेट और गिलास फेंका गया था उसके बाद आप कहाँ चले गए थे? मैं ऊपर चला गया था, सुरेश ने कहा। क्यों, किससे मिलने गए थे? सुरेश का चेहरा पसीने से भीग गया और वो रुआंसा हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, पिछली रात कोई कत्ल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पिछली रात मेरे कहीं जाने के कारण मेरे ऊपर ये संदेह किया जा रहा है। तो ठीक है, मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन ये मेरा निजी मामला है और इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हमीद ने अगला सवाल किया, क्या आपको ये बात मालूम है कि कुंवर साहब सैरा से प्रेम करते हैं? हाँ, मालूम है, और मैं ये भी जानता हूँ कि सिर्फ कुंवर साहब नहीं बल्कि जालिम सिंह, महेंद्र सिंह, रणबीर सिंह और रणजीत सिंह भी सैरा को अपनाना चाहते थे। कुंवर का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। सुरेश अपनी बात कहता रहा। ये चारों बहुत ही अय्याश थे और इन्होंने एक बार किसी लड़की के साथ रेप भी किया था। सैरा के बारे में अपने प्रेम को ये सब एक दूसरे से छिपा कर रखते थे। क्या इन चारों को भी ये बात मालूम थी कि कुंवर जी भी सैरा से प्रेम करते हैं? नहीं, लेकिन खुद सैरा ये बात जानती थी, तरुण भी जानती थी और एक रहस्यपूर्ण अज्ञात आदमी भी जानता था। और वो रहस्यपूर्ण आदमी खुद आप हैं, हमीद ने कहा। जी नहीं, मुझे तो हाल ही में तरुण ने बताया था। मिस्टर डूड अब्राहम को भी ये बात हाल ही में पता चली थी। वो रहस्यपूर्ण व्यक्ति कोई और है जिसे मैं नहीं जानता। तरुण को ये बात खुद सैरा ने ही बताई थी। असल में सैरा खुद भी नहीं जानती कि वो रहस्यपूर्ण आदमी है कौन जो उससे प्यार करता है, क्योंकि वो हमेशा नकाबपोश के रूप में ही उससे मिलता रहा है। बस श्रीमान जी, अब मुझे और कुछ नहीं पूछना है इनसे, हमीद ने जज से कहा। विनोद ने कहा, मिस्टर सुरेश के बयान से ये नतीजा तो निकाला जा सकता है कि ये कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन ये साबित नहीं होता कि ये कातिल या मुजरिम है। इस बात पर जज तो मौन रहे, लेकिन मैजिस्ट्रेट और एसपी ने कहा, कर्नल हमीद के प्रश्नों और मिस्टर सुरेश के जवाबों से हम भी उसी नतीजे पर पहुंचे हैं जिस पर कर्नल विनोद पहुंचे हैं, यानी मिस्टर सुरेश को किसी भी तरह से दोषी करार नहीं दिया जा सकता। जज सेठी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। विनोद ने उसे खाली कुर्सियों में से एक पर बैठने को कहा और हमीद को इशारा किया। इस बार हमीद रंजीत को लेकर आया। विनोद ने कहना शुरू किया, ये जो युवक है रंजीत सिंह, ये ना सिर्फ संदिग्ध है बल्कि सिचुएशंस भी ऐसी हैं कि मुझे भी इनको अपराधी समझना पड़ा है। ये कुंवर के सौतेले भाई हैं और हवेली के लोग इनको नफरत की निगाहों से देखते हैं।
ये उस रात गायब रहे जिस रात जालिम, महेंद्र और रणबीर की हत्या हुई थी। तो मिस्टर रंजीत सिंह, अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। रंजीत सिंह ने कहा, मुझे अपनी सफाई में बस इतना ही कहना है कि जिस रात ये तीनों आदमी कत्ल किए गए थे उसी रात मुझे कैद कर लिया गया था और उस कैद से खुद कर्नल साहब ने मुझे मुक्ति दिलाई थी। उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था जिन्होंने मुझे कैद करके रखा था। ये बिल्कुल सच है कि हवेली वाले मुझे नफ़रत से देखते हैं, मुझे हरामी समझते हैं, कहते हैं कि मैं बड़े ठाकुर की जायद संतान नहीं हूँ, लेकिन ये सब झूठ है। कुंवर भैया जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि कुंवर भैया ने इस रहस्य पर से पर्दा क्यों नहीं हटाया, लोगों को ये क्यों नहीं बताया कि सच्ची बात क्या है। कुंवर अमर सिंह का चेहरा ये सब सुनकर एकदम काला पड़ चुका था। रंजीत ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, लेकिन आज मैं सच बोलूँगा। मैं बड़े ठाकुर की जायद संतान हूँ और इसका समर्थन मेरी माँ और बड़े ठाकुर दोनों ही कर चुके थे। इसी कारण कुंवर भैया ने मुझे भी अपना वारिस बनाया था। कुंवर भैया मुझे बहुत चाहते हैं। मैं भी ना सिर्फ उनको चाहता हूँ बल्कि दिल से उनका सम्मान भी करता हूँ। इसी कारण हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करता चला आया हूँ। उन्होंने ही मुझे आज्ञा दी थी कि मैं सहरा से प्रेम प्रदर्शन करूँ और ये भी पता लगाऊँ कि जालिम सिंह, महेंद्र सिंह और रणबीर सिंह सहरा से प्रेम करते हैं या नहीं। तो क्या आपने कुंवर साहब की आज्ञा का पालन किया? विनोद ने पूछा। जी हाँ, उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य था। मैंने सहरा के आगे प्रेम का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और उन तीनों के बारे में पता लगाने की भी कोशिश करने लगा। पता चला कि वो तीनों ही सहरा से प्रेम करते थे, लेकिन सहरा उनको नहीं चाहती थी। वो तो कुंवर भैया से शादी करना चाहती है, लेकिन किसी रहस्यपूर्ण आदमी से डरती है। मैंने कुंवर भैया की आज्ञा से उस रहस्यपूर्ण आदमी का भी पता लगाने की कोशिश की। अब इस कोशिश में मैं सफल रहा या असफल, ये कर्नल विनोद जी जानते हैं। विनोद ने रंजीत को बैठने के लिए कहा और फिर जज से बोला, सर, अभी तरुण, सहरा, रंजन और आपका ड्राइवर बाकी हैं, लेकिन चूंकि इन लोगों के बयान में कुछ विवरणों की कमी है, इसलिए मैं इन चारों को एक साथ बुलाना चाहता हूँ। आज्ञा है? जज ने हाँ में गर्दन हिलाई और विनोद ने फिर से हमीद को इशारा किया। 2 पल बाद ही वो तरुण, सहरा, ड्राइवर और रंजन को लेकर आ गया। इनमें सबसे उदास चेहरा सहरा का था। विनोद ने रंजन और ड्राइवर की तरफ देखकर पूछा, तुम दोनों स्मगलर हो ना? दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। विनोद ने जेब से एक कागज़ निकाला और उसे जज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये इन दोनों का बयान है, इस पर इनके साइन हैं। इन्होंने कबूल किया है कि ये स्मगलिंग करते हैं। वो कागज़ जज को देकर विनोद ने ड्राइवर से सवाल किया, तुमने अपने बयान में किसी रहस्यपूर्ण आदमी के बारे में बताया था? जी हाँ। क्या रात को तुम उसी के यहाँ गए थे? जी हाँ। उसने रणजीत सिंह को क्यों गिरफ्तार करवाया था? कत्ल करने के लिए। क्यों कत्ल करना चाहता था वो रणजीत को? ये मैं नहीं जानता। तुमको या रंजन को ये कैसे पता चला था कि डायरी फलां जगह पर रखी हुई है? वो सहरा ने बताया था। अब विनोद सहरा की तरफ मुड़ा और बोला, मिस सहरा डूड, आपके बारे में ये सुना जाता रहा है कि तीनों हत्याओं में आपका ही हाथ है। कुंवर को धमकी देने वाली आप ही हैं। लेकिन मैंने इस बात पर विश्वास नहीं किया था और इसका एक कारण था। सहरा ने उसकी बात काटते हुए कहा, आपने क्या सुना और आप क्या कहना चाहते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। विनोद ने जवाब दिया, मुझे आपकी सफाई की ज़रूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपको उस डायरी के बारे में किसने बताया था? तरुण ने। और मैं तरुण से कुछ नहीं पूछूंगा, विनोद ने बड़े ही ड्रामाई अंदाज में कहा। हमीद ने देखा कि सुरेश का चेहरा बिल्कुल धुआं धुआं सा हो गया है। कुंवर भी कांप रहे थे और तरुण, उसके चेहरे से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होकर गिरने ही वाली हो। लेकिन जैसे ही विनोद की आवाज़ फिर से आई, उसके चेहरे पर शांति नज़र आने लगी। विनोद कह रहा था, एक रहस्यपूर्ण इंसान का उल्लेख लगभग सभी के बयान में है और ये भी निश्चित है कि वो रहस्यपूर्ण आदमी कोई औरत नहीं बल्कि पुरुष है। मैं उस रस्सी पर उंगलियों के निशानों के प्रिंट देख चुका हूँ जिससे महेंद्र का गला घोंटा गया था। मेरे पास वो डायरी भी है। फिर एक पल के लिए रुककर विनोद ने जज की तरफ देखा और कोमल स्वर में बोला, अगर आप ये चाहते हैं कि वो डायरी इस जनसमूह के बीच ना पढ़ी जाए तो वो वारंट जिस पर अभी तक किसी मुजरिम का नाम नहीं लिखा गया है
उस पर आप अपना नाम लिख दीजिए। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे में सनसनी फैल गई हो। कुंवर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तरुण और सुरेश के चेहरे से हार्दिक वेदना टपकने लगी थी। विनोद ने फिर से हमीद को संकेत किया और वो तेजी से बाहर निकल गया। इस बार जब वो वापस आया तो उसके साथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और आईजी साहब थे। सेठी अपनी कुर्सी पर उसी तरह से बैठा हुआ था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। फिर जैसे ही आईजी साहब ने हथकड़ियों का जोड़ा उठाकर उसके हाथों में डालना चाहा, वैसे ही वो कुर्सी सहित नीचे गिर गया। लोग उसकी तरफ दौड़े। कुंवर भौचक्का होकर विनोद की तरफ देख रहे थे। फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोले, हार्ट फेल हो गया? बिल्कुल नहीं कुंवर साहब, इसने आत्महत्या कर ली है। भाग 4। हमीद ने विनोद की तरफ देखा और विनोद बोला, सेठी ने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उसकी लड़की का रहस्य खुले। डायरी उसकी लड़की की थी। कहानी ये है कि जालिम महेंद्र और रणबीर सेठी की लड़की को किडनैप करके ले गए थे। उन्होंने उसकी इज्जत लूटी और उसकी तस्वीरें भी खींची। लड़की ने आत्महत्या कर ली। जब सेठी को ये बात पता चली तो उसने फैसला कर लिया कि वो उन तीनों को कत्ल कर देगा। उसने इसके लिए एक योजना बनाई और रंजन से मदद ली। रंजन ने सेठी के ड्राइवर से मदद ली। सेठी कुंवर का गहरा मित्र था, लेकिन चूंकि वो भी सैरा से प्रेम करता था और वो भी जानता था कि कुंवर भी सैरा से प्रेम करता है, इसलिए उसने कुंवर को धमकियां देना शुरू किया ताकि कुंवर डर कर सैरा का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। खाई द्वारा हवेली में दाखिल होने वाला रास्ता वो भी जानता था और वही नकाबपोश के रूप में बार बार सामने आता रहा था। सुरेश ने उसे पहचान लिया था। उस रात उस होटल में भी सुरेश ने उसे देख लिया था और डर के मारे छिप गया था। तुम्हें याद होगा कि होटल में सुरेश ने तुमसे कहा था कि अब मैं कोठी जा रहा हूँ और वहाँ मुझे खून का उजाला देखना पड़ेगा। सुरेश ने ये बात कबूल कर ली है कि वो जानता था कि सेठी ही असली मुजरिम है और ये बात उसने तरुण को बता दी थी। तरुण सैरा की सहेली थी। तरुण ने सैरा को और कुछ तो नहीं बताया था, लेकिन इतना ज़रूर बता दिया था कि अगर वो डायरी मिल जाए तो असली मुजरिम का पता लग सकता है। उस डायरी में आखिर है क्या? हमीद ने पूछा। वो डायरी सेठी की लड़की की है जो उसने अपनी आत्महत्या वाली रात को लिखी थी। डायरी में उसने सैरा से सेठी के प्रेम की बात भी लिखी है और उन परिस्थितियों के बारे में भी लिखा है जिनके तहत जालिम महेंद्र और रणवीर उसे किडनैप करके ले गए थे। उसने ये भी लिखा है कि वो सिचुएशन सेठी के कारण ही पैदा हुई थी। उन तीनों को सेठी ने ही उकसाया था कि वो सैरा से प्रेम करें। जो तलवार वो सैरा पर चलाना चाहता था वो खुद उसकी ही लड़की पर चल गई। अब दिलचस्प बात यह है कि जहाँ से सेठी की लड़की ने डायरी खत्म की, वहाँ से सेठी ने खुद डायरी लिखनी शुरू कर दी। हमीद ने सवाल किया, लेकिन रंजन को कैसे पता चला कि डायरी किस जगह रखी है? डायरी सुरेश ने चुरा ली थी। उसने ये बात तरुण को बताई थी। तरुण ने सैरा को और सैरा ने रंजन को बताया था। अब कुंवर और सैरा, हाँ जानता हूँ, उनकी शादी होने वाली है, हमीद ने विनोद की बात काटते हुए कहा। फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर बोला, सबके जोड़े बने हैं इस दुनिया में, लेकिन मेरा ही पता नहीं। अरे तुमने फिर से बकवास शुरू कर दी, विनोद ने रूखे स्वर में कहा और फिर खुली हुई खिड़की की चौखट पर कोहनियाँ टिकाकर बाहर शून्य में देखने लगा। सामने आकाश पर बादलों के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।